हाँ तो बच्चों, ये सेकंड चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक है गाउस का नियम। ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक, और ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक से आगे जो हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर वो इसी टॉपिक पर आधारित है। तो सबसे पहले जब इसका, और आपको पता है मेजर क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर इसका आता है 4 नंबर का, उसमें गाउस का नियम भी पूछा जाता है। बहुत अधिक चांस होते हैं कि गाउस का नियम पूछा जाए, तो इसलिए आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब नियम को आप ध्यान से समझो। ये मैंने आपको 2 चित्र बना के देखे हैं। देखो, आपने विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा पिछले वाले वीडियो में, ई एस कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ई एस कॉस थीटा, सभी को मालूम है। ये मैंने आपको वहीं बताया था, इस फॉर्मूले को आप तब यूज करोगे जब आप 2D से, 2D में क्या क्या आ गया था, वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो 2D हो, उससे अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तब ये फॉर्मूला यूज कर लेना आंख बंद करके। लेकिन कई पृष्ठ 2D ना होके 3D होते हैं। अब 3D में क्या क्या आता है, गोलाकार पृष्ठ आ जाता है, बेलनाकार पृष्ठ आ जाता है, घनाकार पृष्ठ आ जाता है, घनाभ आ जाता है। ये सारे पृष्ठ कैसे हो गए अब 3D, त्रिविमीय। तो द्विविमीय पृष्ठ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जब बात आई कि अगर पूरा बंद पृष्ठ हो, बंद मतलब जैसे जैसे गोलाकार, एक गोला है वो पूरा बंद है, एक बेलन है, तो ये कहलाते हैं बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला केवल द्विविमीय तलों के लिए लगता है, जैसे कि आपको बताया वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार पृष्ठ। तो फिर अब अगर 3D हुआ पृष्ठ, पूरा बंद हुआ चारों तरफ से, फुटबॉल की तरह हुआ, बेलन की तरह हुआ, तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए, त्रिविमीय वस्तुओं के लिए फ्लक्स निकालने के लिए गाउस ने अपना एक नियम दिया। अब जैसे मैंने यहां पर एक पृष्ठ बनाया है, ये पृष्ठ चारों तरफ से बंद है, इधर से, आगे से, पीछे से, सब जगह से बंद है, तो ये कैसा पृष्ठ हुआ, त्रिविमीय। ऐसे ये भी है। अब इस त्रिविमीय पृष्ठ के अंदर जैसे एक फुटबॉल हो और फुटबॉल के बीच में एक आवेश रखा हो, या ये रूम हो, इस रूम के यहाँ केंद्र में या कहीं पर भी एक आवेश रखा हो, तो ये आवेश आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकालता है क्योंकि ये धनावेश है। तो जब धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी तो वो इस पृष्ठ से भी बाहर जाएंगी, सभी तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से। और जब भी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार करती हैं तो हम कहते हैं उसमें क्या बन गया, विद्युत फ्लक्स। तो अब इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, दिख रहा है आपको निकलता हुआ, इसको निकालना है। तो इसके लिए अब गाउस ने नियम दिया है, यहां धनावेश होगा तो बाहर निकलेगा फ्लक्स, और ऋणावेश होगा तो अंदर की तरफ आएगा। तो इसको बोलते हैं निर्गत। निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला, निर्गत विद्युत फ्लक्स, जो कि पॉजिटिव आवेश का होता है, इसलिए ये खुद भी पॉजिटिव होता है। फ्लक्स 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर धनावेश से है फ्लक्स निकल रहा है तो धनात्मक होगा, ऋणावेश की में अंदर जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसको बोलते हैं निवेशी फ्लक्स, क्योंकि अंदर जा रहा है ये। निवेशी विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो 2 प्रकार के फ्लक्स होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। नियम क्या कहता है, इससे फ्लक्स निकालोगे कैसे, फॉर्मूला क्या बनेगा, वो गाउस के नियम से समझो। इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये बंद और एक काल्पनिक पृष्ठ मैंने बनाया है, इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान, ये विद्युत फ्लक्स का मान, इस सूत्र को ही आपको बताना है क्या है, ये वही नियम हो जाएगा। तो इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों, परिबद्ध का मतलब होता है उससे, उसके अंदर बंधा हुआ, चारों तरफ से बंद। ऐसा नहीं हो कि ये आवेश यहां बाहर स्थित हो और आप सोचो कि ये फ्लक्स निकालेगा। जब कोई बंद पृष्ठ होता है तो उसके अंदर वाला आवेश ही फ्लक्स निकालता है, केवल बाहर अगर कोई आवेश है तो ये फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए आवेश। अब हो सकता है अभी तो एक ही आवेश है यहाँ पर, हो सकता है 4-5 आवेश अंदर रख दिए जाएं, जैसे कोई पृष्ठ हो, अब एक आवेश 2 3 4 ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे आवेश अंदर हैं। तो इन सभी, अभी तो हमारे पास एक आवेश होगा तो एक ही लेंगे Q, लेकिन अगर एक से ज्यादा आवेश हुए तो इन सबका योग करेंगे, जिसे बीजगणितीय योग कहते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब होता है अगर धनात्मक है आवेश तो धनात्मक लिखो, और अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, और सबको जोड़ दो। तो बीजगणितीय योग हो गया सिग्मा क्यू, तथा इसके अपॉन में देखो क्या आ रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स पास करेगा वो फ्लक्स
इस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होंगे उन सबके बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा, जो फ्लक्स इससे पास होगा। अब अगर आवेश पॉजिटिव है तो ये फ्लक्स भी धनात्मक होगा, अगर आवेश ऋणात्मक है अंदर तो ये फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा। फ्लक्स एक अदिश राशि है तो वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ये तो निर्वात के लिए था फॉर्मूला, इसके बाद माध्यम में आएगा फॉर्मूला। तो माध्यम में चेंज क्या होगा, यहां एप्सिलॉन नॉट था, बस इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को आप पता ही है, ये निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। और इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ये हमने परावैद्युतांक वाले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो पीछे जाओ और परावैद्युतांक वाला टॉपिक आप देखो, तो वहां से आपको एप्सिलॉन का फॉर्मूला मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये पूरा गाउस का नियम है, इसको अच्छी तरीके से आप याद करो और इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करो, ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है। गाउस के नियम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। नियम समझ में आ गया, किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो फ्लक्स पास होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और अगर निर्वात नहीं है, कोई और माध्यम है, जैसे जल की बात की जाए या किसी अन्य माध्यम की, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लगा दो और एप्सिलॉन का सूत्र याद रखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि डेरिवेशन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन गाउस के नियम के, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला न लग के एक और फॉर्मूला लगता है। तो डेरिवेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा वो हमें समझना है। देखो, फॉर डेरिवेशन, अब जब आप डेरिवेशन करोगे तो क्या होगा वो समझ लेना यहीं, फिर अपन डेरिवेशन में डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे। गाउस का नियम वैसे तो ये है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है। ये सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग आवेशों का, सिग्मा क्यू मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग। अब फाई को हम लिख सकते हैं ई डॉट एस, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये देखो ये लिख रहा है ई एस कॉस थीटा, और चाहो तो इसको ई डॉट एस भी लिख सकते हो। तो फाई को हम ई डॉट एस भी लिख सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता ही है, चाहे वो 3D से निकले चाहे 2D से, पर जनरली हम 2D में ही यूज करते हैं इसका। अब सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ एस की जगह ds ले लें, ई डॉट एस की जगह क्या ले लें, ds, तो हमें यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और ये समाकलन का चिन्ह थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो, वैसे तो समाकलन हमने 11th में यही पढ़ा है, पर आज मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, एक सर्कल बना रहा हूं बीच में। इस समाकलन को रेखीय समाकलन कहते हैं, सिंपल जो होता है, और इसको बोलते हैं परिसंचारण। इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, ये रेखीय समाकलन खुले पथ के लिए किया जाता है। जैसे कोई तार हो, अब तार खुला है दोनों तरफ से, तब हम ये समाकलन का प्रयोग करेंगे, और ये किया जाता है बंद पथ के लिए यूज। जैसे अभी गाउस के नियम में ये पूरा बंद है कंप्लीट, तो जब बंद पथ के लिए कोई भी समाकलन करोगे तो आपको यहाँ पे ये परिसंचारण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो है तो ये समाकलन ही, बस हमें ये पता लग जाता है कि ये बंद पथ के लिए है, और अगर ये निशान लगा दिया तो इसका मतलब ये खुले पथ के लिए है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, ये हम डेरिवेशन में डायरेक्ट लगाया करेंगे गाउस के नियम का। वैसे तो गाउस का नियम ये है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस, जो कि हमें सब पता है फॉर्मूला, पहले हमने विद्युत फ्लक्स ही पढ़ा था इस चैप्टर में। अब एस को अगर हम एस ना लिख के डीएस लिखते हैं, डीएस होता है अल्प क्षेत्रफल, तो अगर यहाँ पर हम अल्प क्षेत्रफल लिखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुल क्षेत्रफल है और ये अल्प क्षेत्रफल है। तो अल्प को कुल में बदलना है तो फिर आपको समाकलन लगाना पड़ेगा, और ये समाकलन होता है परिसंचारण, जो कि बंद पथ के लिए गाउस के नियम में किया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख के और याद कर लो, तो क्या होगा कि आपको डेरिवेशन जो अब आगे आप पढ़ोगे, 5 डेरिवेशन है गाउस के नियम के, उनमें डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला लगा के हम उस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। अब मैं गाउस के नियम से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जिससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूं ना क्या क्या है। देखो,
फर्स्ट है बच्चों इसमें कि गाउस के नियम में सिग्मा क्यू पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों को व्यक्त करता है। ये गाउस का नियम है। तो इसमें जो ये सिग्मा क्यू है, ये कौन से आवेश होंगे? मैंने बताया था अभी आपको, पृष्ठ के अंदर। अगर कोई आवेश पृष्ठ के बाहर है तो इसको हम सिग्मा क्यू में नहीं लेते। सिग्मा क्यू में जैसे अभी ये 4 अंदर है तो हम इन चारों को ही जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। 5वां बाहर है पृष्ठ के, इसको इस सिग्मा क्यू के अंदर नहीं लेना। ये पहली बात न्यूमेरिकल में काम आ जाती है। यदि सिग्मा क्यू का मान धनात्मक है तो विद्युत फ्लक्स भी धनात्मक होगा, ये पता चल रहा है आपको चित्र से। और ऐसे फ्लक्स को क्या कहते हैं? निर्गत विद्युत फ्लक्स। अगर ये धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। ऐसे फ्लक्स को क्या कहेंगे? निर्गत विद्युत फ्लक्स। और अगर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा, और ऐसे फ्लक्स को क्या कहेंगे? निवेशी विद्युत फ्लक्स। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, गाउस के नियमों के अनुप्रयोगों में एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया जाता है जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है, जैसे घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार। तो ये अभी अपन डेरिवेशन में जब भी डेरिवेशन करेंगे तो आपको गाउसियन पृष्ठ एक शब्द वहां पे सुनाई देगा, तब आप समझ जाना वो एक काल्पनिक पृष्ठ होगा। गाउस का नियम जब भी हम लगाते हैं डेरिवेशन में तो हमें सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ता है। ये बात अभी आप जान लो, बाकी डेरिवेशन में आपको समझ में आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। जैसे कोई अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है 1 का। ये फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि अगर कोई भी, जैसे मैं कह रहा हूं, एक गोलाकार बंद पृष्ठ है, अब इसके अंदर एक आवेश रखा हुआ है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये फ्लक्स किस किस राशि पे निर्भर है? अभी आपसे क्या क्या बोला जा सकता है? हो सकता है बोले कि इसकी त्रिज्या को डबल कर दिया, गोलाकार बंद पृष्ठ की त्रिज्या को, लेकिन आवेश वही रखा। तो बताओ क्या विद्युत फ्लक्स चेंज होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर, क्योंकि Q भी वही है और एप्सिलॉन नॉट भी वही है। तो बच्चों पहली बात ध्यान रखना कि जो बंद पृष्ठ होता है उसके आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है फ्लक्स। इसको भले ही कितना भी बड़ा कर दो। अब आपसे बोले यही आवेश अगर घन के अंदर रख दें, तो एक घन लिया और यही आवेश इसके अंदर रख दिया, चाहे ये गोले के अंदर रखा हो चाहे ये घन के अंदर रखा हो, इतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो ना तो आकार पे निर्भर है ना आकृति पे निर्भर है। कैसी भी आकृति हो, कितना भी बड़ा गोला हो, घन हो, लेकिन उसके अंदर जो आवेश है अगर वो एक जैसा है तो फ्लक्स भी एक जैसा रहेगा। तो एक बात ये सिर्फ 3 बातों पे निर्भर है फ्लक्स कितनी बातों पे निर्भर है? 3 बातों पे। एक तो आवेश कैसा है, ठीक है, आवेश के मान पर, आवेश की प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब प्लस है या माइनस। अगर आवेश प्लस ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, आवेश नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव, और एक माध्यम पे, ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एक माध्यम पे निर्भर है। तो फ्लक्स कितनी बातों पे निर्भर है? बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 3 बातों पे निर्भर होता है, आवेश के परिमाण पर, आवेश की प्रकृति पर और माध्यम पर। और किस किस पर निर्भर नहीं होता है? पृष्ठ के आकार पर, पृष्ठ की आकृति पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। ऐसा कोई भी आए उस पर निर्भर नहीं होता, केवल आवेश और माध्यम का ही इस फॉर्मूले में प्रयोग किया जाता है। अब ये बोल रहा है 5वें पॉइंट में कि किसी बंद पृष्ठ को हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। 5th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ लिया, जैसे बेलनाकार बंद पृष्ठ लिया और इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब बेलनाकार की जगह घनाकार भी हो सकता है, बेलनाकार हो, घनाकार हो, कैसा भी हो। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा आप वो पूछ रहे हो। अब मैं कहता हूं 0, कोई भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा ही नहीं इससे। तो अब सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं है, पहली बात। तो अगर हम गाउस के नियम से देखें तो गाउस के नियम से भी 0 आ रहा है क्योंकि गाउस का नियम ये है। और अगर इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, Q 0 है, तो फ्लक्स भी 0 होगा, पहली बात। अब आप कहोगे नहीं सर वो तो सही है, Q तो 0 है पर हमें तो दिख रहा है फ्लक्स जाता हुआ आर पार। आप कह रहे हो कि फ्लक्स ही नहीं है जबकि हमें तो दिख रहा है। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है?
अच्छा, अंदर कितना फ्लक्स निकल रहा है? जैसे दो लाइनें निकल अंदर जा रही है ना, तो ये अंदर जो फ्लक्स जाता है इसको ऋणात्मक मानते हैं और बाहर जो फ्लक्स आता है इसको धनात्मक मानते हैं। देखो, जो बाहर आता है वो धनात्मक, जो अंदर जाता है वो ऋणात्मक। तो ये तो अंदर जा रहा है, ये ऋणात्मक हो गया, जो बाहर आ रहा है वो धनात्मक हो गया। तो एक तरफ से तो माइनस फ्लक्स बन रहा है, एक तरफ से प्लस, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? जीरो। तो आप दोनों तरीके से देख लो, या तो गाउस के नियम से देख लो डायरेक्ट, तो भी जीरो आ रहा है फ्लक्स, क्योंकि इसके अंदर आवेश नहीं है, बाहर है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जितना फ्लक्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब निवेशी, उतना ही निर्गत है, तो टोटल फ्लक्स वैसे भी जीरो है। चाहे घन हो, चाहे ये हो, गोला हो, कुछ भी हो, अगर आपने किसी भी बंद पृष्ठ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया है तो उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता। एक पॉइंट और है इसमें कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के लिए सिग्मा क्यू जीरो हो तो भी फ्लक्स पास नहीं होगा। अब हो सकता है छठा 6 पॉइंट भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, 6 पॉइंट ये कहता है, 6 पॉइंट कहता है कि अगर कोई पृष्ठ लूं मैं, अब मैं आपसे कहता हूं इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा है, इस पृष्ठ के अंदर क्या रखा है? द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होगा? इन दोनों को योग करना पड़ेगा, बीजगणितीय योग। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब प्लस क्यू माइनस क्यू कट होके जीरो आ जाएगा, तो यानी कि अगर अंदर सिग्मा क्यू जीरो है, जैसे कि द्विध्रुव हुआ, तो द्विध्रुव में एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू। अब वो कह सकता है 5 द्विध्रुव है, तो 5 भी रखोगे, ये लो, तो भी वही होगा। कितने भी द्विध्रुव रख दो, अंदर एक प्लस होगा और एक माइनस, एक कट होते जाएंगे एक दूसरे से, और सिग्मा क्यू जीरो आएगा, इसलिए फ्लक्स भी जीरो आएगा। तो अगर किसी पृष्ठ के अंदर आवेश तो हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है आवेश, तो उससे कोई भी विद्युत फ्लक्स पास नहीं होता। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगली वीडियो में मैं आपको विद्युत इसको गाउस के नियम को प्रूफ करके बताऊंगा।